प्रस्तुत है वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित भगवान नंबर 2। देखो रेनू, वह रहा अपना सचिन, कैसा जच रहा है साला। विमान की सीढ़ियां उतरते एक बेहद आकर्षक युवक की तरफ इशारा करते हुए सुंदर चीखा। एयरपोर्ट के वेटिंग फ्लोर पर खड़े अन्य व्यक्तियों ने अजीब से अंदाज में उन दोनों की तरफ देखा। सुंदर लोगों की नजरों से बेखबर प्रफुल्लित सा होकर विमान से अंतिम यात्री के रूम में उतर रहे युवक की तरफ देखता हुआ बराबर उछलता हुआ चीख रहा था। अपने तरफ लोगों की उपास भरी नजरें और मुस्कुराहट देखकर रेनू अपने पति की हरकत पर झेप से रही थी। अपनी इस झेप को कुछ कम करने के उद्देश्य से रेनू ने सुंदर से अपेक्षा कर धीमे स्वर में कहा, आपके ये दोस्त मिलिट्री ऑफिसर ही है ना? तुम्हें कुछ शक है? नहीं, रेनू मुस्कुराई। मिलिट्री ऑफिसर का नाम आते ही जैन मिलिट्री की काई रंग की वर्दी पर सजे ढेर सारे तमगे, सितारे, सिर पर शेर चिन्ह के से युक्त कैप और पैरों में भारी भरकम जूते पहने लंबा चौड़ा व्यक्ति सामने आ जाता है। लेकिन आपके दोस्त तो सूट टाई और बेल्ट हेड में बिल्कुल बम्बैया हीरो लग रहे हैं। सुंदर ने जोरदार ठाका लगाया, बोला, बम्बैया हीरो बताकर मेरे दोस्त की अहमियत कम मत करो। रेनू छोटी मोटी हैसियत का नहीं है अपना यार, मिलिट्री इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा जासूस है। कितनी बार बताओगे ये बात, जब तक तुम्हारे भेजे में पूरी तरह बात समा नहीं जाएगी। इससे पहले कि रेनू कुछ कहती, पीछे से सुंदर के सिर पर जोरदार चपत के साथ एक कड़कदार आवाज आई, अबे ओ, मेरी भाभी पर क्यों अपना पुलिस रॉब गांठ रहा है। सुंदर पलट कर उससे लिपट गया, उसे कसकर अपनी बाहों में भींचते हुए बोला, साले, एक तो तेरी वकालत कर रहा था और ऊपर से तो मुझे ही डांट रहा है। कुछ भी हो, सचिन सिंह की भाभी पर अब किसी का रौब नहीं चलेगा। कहते हुए सचिन ने भी उसे कस लिया। कुछ ही क्षण यूं ही लिपटे खड़े रहे दोनों। इस पोज को थोड़ा सचिन ने, अबे हटेगा भी अब जरा हमें अपनी भाभी से दुआ सलाम करने दे। इसके साथ सचिन ने उसे हटाकर रेनू की तरफ बढ़ गया। रेनू के सामने झुका सचिन ने अपनी दाईं आंख एक विशेष अंदाज में दबा दी। सचिन की हरकत देखकर रेनू के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। एकदम सकपका सी गई वह। अभी अपनी इस स्थिति से उबर न पाई थी कि सचिन ने अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने झुका दिया, साथ ही नाटकीय अंदाज में बोला, इस नाचीज को आदाब कबूल कीजिए भाभी जान। रेनू अपने चेहरे पर सचिन की गर्म सांसें महसूस करके हड़बड़ाकर पीछे हट गई। सचिन खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में सुंदर ने भी पूरा साथ दिया। बंदा पसंद नहीं आया भाभी जान? सचिन ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं तो इसका मतलब बंदा आपको पसंद है? सचिन ने चुटकी ली। रेनू का कोई जवाब न बना। जाने क्यों सचिन के इस व्यवहार से उसे कुछ परेशान सा कर रखा था। वो निर्णय नहीं कर पा रही थी इन हरकतों के पीछे कौन सी भावना काम कर रही थी। गंदी अथवा दोस्त की पत्नी के लिए निश्चल स्वच्छंद मजाक की भावना। अपनी सोच में गुम थी रेनू। ले बेटे सुंदर, मैं तेरा पत्ता साफ तो किया मैंने। सचिन की आवाज ने उसकी सोच तोड़ी। अब तो तू अपनी तलाश नए सिरे से जारी कर दे। भाभी जान को ये बंदा पसंद है। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। रेनू को सचिन और सुंदर का यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज भी मतलब की बातों से पेट भरने का इरादा है या घर जाकर खाना भी खाना है? रेनू ने तनिक झुंझलाकर कहा। हमारी इन बातों से तो बचपन में हम दोनों के घर वाले भी दुखी थे भाभी। सचिन तुरंत बोला। वैसे खाने का नाम आते ही पेट में मोटे मोटे चूहे डिस्को करने लगे हैं। चल यार, अपनी बाकी बकवास घर पर करेंगे। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं, रास्ते में से ही अपने पेट के लिए दवा वगैरह ले लेना। क्यों? क्योंकि तेरी भाभी खाना इतना बेहतरीन बनाती है कि ज़्यादा खाने की वजह से मेरा तो रोज़ पेट भारी रहने लगा है। गनीमत है बेटे कि पेट ही भारी रहता। अगर गलती से एक बार भी पैर भारी हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते। सचिन की इस बात पर रेनू चाहकर भी अपनी हंसी न रोक सकी, साथ ही कुछ शर्मा भी गई। गर्दन नीचे झुका कर वह लगातार काफ़ी देर तक हंसती चली गई। यूं ही हंसते हुए तीनों एयरपोर्ट के निकासी गेट की तरफ चलती है। सचिन के हाथ में केवल एक छोटा सा ब्रीफ केस था। उन दोनों पर कोई सामान था ही नहीं। तभी अचानक एक व्यक्ति ने सचिन के नजदीक आकर कहा, सर आपकी कॉल है। मेरी? चौंकता हुआ सचिन बोला। यस सर। व्यक्ति का स्वर बेहद सम्मानपूर्ण था। कहाँ से? सॉरी यार, मुझे नहीं मालूम। सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलो। सुंदर और रेणु की तरफ देखते हुए सचिन बोला, तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आया। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए सचिन तेजी से उस व्यक्ति के पीछे चल दिया। रेणु सचिन के लिए अनजान इस शहर में किसी की कॉल सुनकर कुछ असमंजस में अवश्य पड़ गए थे। हेलो सर, मिस्टर सचिन।
आप कौन बोल रहे हैं? आपका एक शुभचिंतक के नाम भी हुआ करते हैं। हमारा भी है, मगर फिलहाल बताएंगे नहीं। मिस्टर अपरिचित, अपना मतलब बोलो। चौंकेंगे तो नहीं। फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अगर इस तरह मेरा समय बर्बाद करोगे तो मैं रिसीवर रख दूंगा। नहीं नहीं मिस्टर सचिन, ऐसी गलती मत करना। दरअसल ऐसी गलती करने पर तुम्हें ज़बरदस्त घाटा होगा। ऐसा घाटा कि जिससे तुम्हारी आत्मा भी पूरा न कर सकेगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नफ़े नुकसान की परवाह नहीं की। शायद इसलिए हमेशा नफ़े में रहा हूँ। खैर, अपना अपना जीने का तरीका है मिस्टर सचिन। फिलहाल हम काम की बात पर आते हैं। ब्लू टच का सौदा करोगे? ब्लू टार्च? कैसे ब्लू टार्च? सचिन बुरी तरह चौंका। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो, दूसरी तरफ से कहा गया। चौंक इस केवल इसलिए रहे हो कि इतना सीक्रेट ब्लू टार्च के बारे में हमें कैसे पता चल गया, है ना? जाने आप क्या बकवास कर रहे हैं मिस्टर अपरिचित, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बेहतर ये नहीं होगा कि आप साफ शब्दों में बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं? खुद को अनजान दिखाने की बेवकूफ़ाना चेष्टा मत करो। दूसरी तरफ से गुर्राहट उभरी। और वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, सचिन ने कहा। मजबूर होकर मुझे फ़ोन बंद करना पड़ेगा। ब्लू टार्च का नाम आने के बाद भी आप फ़ोन बंद कर सकेंगे मिस्टर सचिन? तुम चाहते क्या हो? ब्लू टार्च? मैं किसी ब्लू टार्च के विषय में कुछ नहीं जानता है। एक बार फिर सोच लो, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। दूसरी तरफ से स्वर बुरा, साथ ही उसे हासिल करने में हर प्रकार की मदद भी। मेरी समझदारी बहुत छोटी है, उसमें तुम्हारी ये ज्ञानी भरी बातें फिट नहीं हो रही हैं। अच्छा, तो अब जल्दी ही फिट हो जाएंगी। कहने के बाद दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर गया। रिसीवर हाथ में लिए सचिन ठगा सा खड़ा रह गया। क्या सोचने लगे सचिन? पीछे से सुंदर की आवाज आई। कुछ नहीं, रिसीवर रखकर वो एकदम मुड़ गया। चलो घर चलते हैं। किसका फोन था? मिलिट्री हेडक्वार्टर से आया था। हेडक्वार्टर वालों को कैसे पता चला कि तुम इस समय एयरपोर्ट पर हो? सुंदर ने जिज्ञासा प्रकट की। मिलिट्री इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट ऐसा है कि उसे आपने हर व्यक्ति के विषय में मालूम होता है कि वह कब कहाँ होगा। सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे अपना पुलिस डिपार्टमेंट ना समझो। किस लिए आया था? लखनऊ में ठहरने का स्थान बताने के लिए। क्या मतलब? सुंदर ने आंखें निकाली। अरे भाई, नाराज क्यों होता है? मैंने तो उनसे पहले ही कह दिया कि मैं पुलिस महकमे में एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के यहाँ ठहरूंगा। सुंदर और रेनू एक साथ हंस पड़े। एयरपोर्ट के बाहर सुंदर सी सरकारी जीप खड़ी थी, जिसमें बैठकर तीनों रूपनगर स्थित सुंदर की कोठी पर पहुंचे। कोठी शानदार थी, उसे देखकर सचिन का बिना न रह सका। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, तुमने कोठी और बीवी दोनों ही जानदार मारी है। जीप से उतरते हुए सुंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्करा कर रह गया। अंदर आने के बाद रेनू कपड़े बदलने के बाद किचन में घुस गई। सचिन और सुंदर इजी ड्रेस में आने के बाद बेड पर ढेर होकर बतियाने लगे। अच्छा सुंदर, तो ये बता यार, तूने हमारी इतनी प्यारी भाभी मारी कहाँ से? बस यार, ये सब किस्मत के सौदे हैं। लेकिन तेरी किस्मत तो एकदम ही चमकी सुंदर। मैंने तुझे लेटर में सब कुछ लिखा तो था। सब कुछ नहीं, कुछ लिखा था। ऐसी बात है तो सब कुछ पूछ ले। पहले जरा पेट पेट में कुछ पढ़ने दे, तब भाभी के विषय में और इस कोठी में लगने वाले एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। सचिन मुस्कुराता हुआ बोला। मैं कहीं नहीं पकड़ा जाऊंगा, हिसाब बिल्कुल साफ है। तभी रेनू नाश्ता लेकर आई। रेनू को देखते सचिन बोला, अभी तो भाभी से भी पूछूंगा कि वह तुम जैसे घोंचू के हाथ में कैसे लग गई। इस यानी बिल्ली खंबा नोचे के अलावा और क्या भी कर सकती है? क्या मतलब? सचिन ने बुरा सा मुंह बनाया। अभी तेरे हाथ कोई नहीं लगी है ना, इसलिए तुझे जलन हो रही है। अबे ओ! सचिन गुर्रा कर उस पर झपटा। सुंदर बेड पर दूसरी तरफ पलटी खाता हुआ बोला। सच सुनकर अब हाथापाई पर उतर आया। अच्छा बेटे, कोई बात नहीं। तेरे सच में मैं अभी भाभी को बताऊंगा। किसी दिन ये भी तुझे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ? रेनू अच्छी तरह जानती है। इसका मतलब भ्रष्टाचार में तूने भाभी को भी शरीक कर लिया? तो ऐसा ही समझ ले। अच्छा ये बता, तेरा यहाँ आना लखनऊ ट्रांसफ़र कब हुआ? अभी महीना भर ही पूरा नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद पहला पत्र तुझे लिखा था। एक लंबे अरसे बाद हमारी मुलाकात शायद लखनऊ में ही होनी थी। तेरे लखनऊ आने का प्रोग्राम उसी फौजी वैज्ञानिक वाले के लिए बनाया ना? तूने अपने पत्र में लिखा था कि किसी ब्लू टॉर्च का चक्कर है। सुंदर ने पूछा। हाँ बिल्कुल वही चक्कर है जिसमें हमें चक्कर में डाल दिया है। ये ब्लू टॉर्च क्या भला है? इसके विषय में पत्र में लिखा तो था। उसमें तो केवल इतना लिखा था कि एक युवा फौजी वैज्ञानिक ने किसी ब्लू टॉर्च का महत्वपूर्ण आविष्कार किया था। बाद में उसकी रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु के साथ ब्लू टॉर्च भी गायब हो गई, जिसको हासिल करने का काम तुझे सौंपा गया है।
यह भी तुझे केवल इसलिए पता चल गया क्योंकि मैं तुझ में और अपने में कोई फ़र्क नहीं समझता, सचिन ने कहा। वरना ये पूरे देश में गिनती के 2-4 व्यक्तियों को ही मालूम होगा। ऐसी क्या खास बात है इसमें? सुंदर ने उत्सुकता से पूछा। देश की सुरक्षा का मामला है। जरा हम भी तो सुने। नियत तो ठीक है ना तेरी? सचिन मुस्कुराता हुआ बोला। सुंदर ने आगे तरे, क्या मतलब? मतलब यह कि गोपनीय सूचना को देश से बाहर पहुंचा कर मोटी कमाई करने का इरादा तो नहीं है तेरा? गोया कि अब हम सब जनाब शक भी करने लगे, सुंदर ने कृत्रिम गुस्सा प्रकट करते हुए कहा। नहीं सुंदर, सचिन एकदम भावावेश में बोला, यह तो मैंने मजाक में किया था। तुझे शक की नज़रों से देखने से पहले तो मैं अपनी आंखें फोड़ना पसंद करूंगा पगले। गाली देकर अब मस्का लगाता है साले। ये सच है सुंदर, मेरी जिंदगी में एक तू ही ऐसा शख्स है जिस पर मैं अपने से ज़्यादा विश्वास कर सकता हूँ। मैंने उस ब्लू टार्च के बारे में पूछा था गोचू, अपने बारे में नहीं। उस फौजी वैज्ञानिक सतीश दीवान ने एक ऐसी टॉर्च का आविष्कार करने में आंशिक रूप में सफलता हासिल कर ली थी जिससे बर्फ ऐसे हटता चला जाता था जैसे प्रेशर आर से धूल हटती चली जाती है। हमारे देश की सीमा का बहुत बड़ा भाग 12 महीने बर्फ से ढका रहता है, जिससे हमारे सीमा प्रहरियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हमारे जवानों की इस मुसीबत को मद्देनजर रखते हुए युवा फौजी वैज्ञानिक ने इस टार्च का सफल परीक्षण कर लिया था। मैंने उसके इस प्रयोग को आंशिक रूप से सफल इसलिए कहा क्योंकि वह अभी तक केवल इतनी सफलता हासिल कर पाया था कि टॉर्च की किरणों से कम दूरी तक ही बर्फ हटा सकता था। उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए उसे सेल ब्लास्ट हो जाते थे, परंतु रेंज ज़्यादा बनने पर भी सेल ब्लास्ट ना हो, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। इस समस्या से तो कोई साधारण सा छोटा सा वैज्ञानिक भी दूर कर सकता था, परंतु मुसीबत ये आ पड़ी कि ब्लू टार्च के साथ उसकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। इसमें देश की सुरक्षा और गोपनीय रखने का विषय क्या है? सुंदर ने पूछा। अगर यह फॉर्मूला दुश्मन के देश को हाथ लग गया तो हमारे देश की सामरिक स्थिति का बहुत बड़ा खतरा पहुंच सकता है। उदाहरण के तौर पर सियाचिन ग्लेशियर के इस समय हमारा कब्जा है, लेकिन पाकिस्तान उस पर कब्जा करने के लिए हर वक्त घात लगाए बैठा रहता है। अगर ब्लू टार्च का फॉर्मूला उसके हाथ लग गया तो सियाचिन पर पहुंचना उसके लिए दुर्गम नहीं रह जाएगा। उस क्षेत्र में किसी भी सेना के लिए बर्फ ये तो एकमात्र समस्या खड़ी किए रहती है। उस पर विजय पाने का अर्थ है दुश्मन पर विजय पा लेना, और कोई भी दुश्मन देश उस ब्लू टार्च को पाने के मुंह मांगी कीमत दे सकता है। तो बर्फ को हटाने वाली इस उस विशेष टॉर्च का इनाम ब्लू टॉर्च रखा गया है। हाँ, ब्लू टॉर्च को हासिल करना हमारी फौज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्त है, सचिन ने उत्साहित होकर कहा। अगले दिन सचिन टैक्सी से गांधीनगर स्थित प्रताप सिंह दीवान के बंगले पर पहुंचा। तेजी से दौड़कर नौकर ने टैक्सी का गेट खोला। टैक्सी का पेमेंट देने के बाद सचिन बोला, दीवान साहब कहाँ हैं? आप हॉल में बैठिए, अपना कार्ड दे दीजिए, मैं साहब को जाकर देता हूँ, नौकर ने बेहद सामान्य अंदाज में कहा। वह उसे लेकर अंदर चला गया। सचिन गेट खोलकर ड्राइंग हॉल की कीमती सोफे की एक कुर्सी पर धंस गया। 2 क्षण बाद ही उसके सामने पानी का गिलास आया। अभी उसने पानी पी का गिलास टेबल पर रखा ही था कि कॉफ़ी का प्याला और नाश्ता लाकर रखा गया। सचिन बंगले के इस रीति रिवाज से बेहद प्रभावित हुआ। कॉफ़ी के उसने मुश्किल से 2-4 घूंटे भरे थे, तभी हॉल के अंदर वाले गेट से बंद गले का क्रीम कलर का सूट, गले में मोतियों की माला पहने, एक सिर पर राजस्थानी साफा बांधे का ढेर से आकर्षक व्यक्ति ने प्रवेश किया। सचिन कॉफ़ी का प्याला रखकर खड़ा हो गया। हमें प्रताप सिंह दीवान कहते हैं। इसके साथ ही उसने सचिन की तरफ अपना दायां हाथ बढ़ाया। सचिन ने आगे बढ़कर गर्मजोशी से हाथ मिलाता हुए कहा, मुझे सचिन सिंह कहते हैं। बैठिए, दीवान साहब ने बेहद शालीनतापूर्वक कहा। थैंक यू। सचिन बैठ गया। दीवान साहब ठीक उसके सामने बैठ गया। आप मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस के जासूस मिस्टर सचिन सिंह हैं? जी। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं आपके बेटे कैप्टन सतीश दीवान के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। उस विषय में आपसे कुछ जानकारी और कैप्टन सतीश के कमरे को देखने की इजाज़त चाहता हूँ। आप हमसे क्या जानकारी चाहते हैं? क्या कैप्टन सतीश ने आपसे कभी किसी ब्लू टॉर्च का जिक्र किया था? उसका एक पत्र आया था जिसमें उसमें किसी ब्लू टॉर्च के आविष्कार का जिक्र था। क्या लिखा था उसमें? सिर्फ इतना कि उसने एक ऐसी ब्लू टॉर्च का सफल प्रयोग कर लिया जिसमें हमारी फौजों के लिए बर्फ के पर्वतों के बीच रास्ता बनाने का काम बहुत जल्दी और सरल हो जाएगा। यहाँ आने के बाद उन्होंने वह ब्लू टॉर्च आपको दिखाई थी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके आने के साथ एक लड़की को लेकर मेरा उससे गहरा मतभेद हो गया था। वो मेरी मर्जी के खिलाफ उससे शादी करना चाहता था। फिर
सचिन ने दीवान साहब के उदास चेहरे पर नजर गिराते हुए कहा, फिर वही हुआ जो हम नहीं चाहते थे। मतभेद के कारण न तो हमने उससे ब्लू टाच के विषय में कोई बात की और न ही उसने। इस बीच हमारी बोलचाल बिल्कुल बंद रही है। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरा पत्नी, छोटा लड़का और आगे कुछ कहते हुए दीवान साहब रुक गए। उनकी आंखें में ढेर सारा दर्द सिमट आया और सचिन ने उन्हें सवाली नजरों से घूरा। भर्राए हुए स्वर में दीवान साहब ने कहा, और हमारी बहू भी हमारे पास होनी चाहिए थी, जो नहीं है। हमारे बेटे की मौत पर तो सब्र कर लिया, परंतु अपनी बहू के खोने का सब्र नहीं होता मिस्टर सचिन। सॉरी दीवान साहब, मैंने आपको बहुत दिल दिखाया। नहीं बेटे, दीवान साहब भावुक होकर बोले, जो दिल मर चुका है वह क्या दुखेगा। आप निराश ना हो दीवान साहब, एक न एक दिन आपको, हम तमाम कोशिश करके आ चुके परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दीवान साहब कुछ नहीं बोले, केवल शून्य में ताकते रहे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं कैप्टन सतीश का कमरा देख सकता हूँ? सचिन हिचकिचाता हुआ बोला। श्योर, दीवान साहब खड़े होते हुए बोले, आइए। सचिन उनके पीछे पीछे चल दिया। दीवान साहब सचिन को लेकर हॉल के ठीक सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरा खोलकर उसमें प्रविष्ट होते हुए बोले, यह था सतीश का कमरा, लेकिन इसमें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? हम इसका चप्पा चप्पा देख चुके हैं। ओह, सचिन ने कहा, कि आपको भी कैप्टन सतीश से कुछ तलाश थी? नहीं नहीं, तो कुछ हड़बड़ा से गए दीवान साहब। अचानक सचिन की नज़र डबल बेड की दरार पर रखे फोटो पर पड़े। उस फोटो पर नजर पड़ते हुए बुरी तरह उछल पड़ा। फोटो में रेनू थी। रेनू, सुंदर की पत्नी? अंतरिक्ष में मंडराते दिमाग के साथ उसने सवाल किया, ये फोटो सतीश और हमारी बहू का है। सचिन की यूं लग रहा था जैसे दिमाग में ढेर सारे अनार एक साथ फूट पड़े हों। लाख चेष्टाओं के बावजूद वो समझ नहीं पा रहा था कि सब कैसे हो सकता है। अपने दिमाग को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित करके उसने सवाल किया, कैप्टन सतीश की शादी कब और कहाँ से हुई थी? 20 मार्च को, यानी आज से लगभग 6 महीने पहले। जी हाँ। किस जगह से? ताज होटल। उसमें गिनती के खास खास लोग शरीक हुए थे। शादी से पहले लड़की किस परिवार को बिलोंग करती थी? यही तो वह कारण था जिसकी वजह से हम उस समय उस शादी के खिलाफ थे। अफसोस भरे स्वर में दीवान साहब बोले, वह अनाथ लड़की थी। अनाथ? हाँ। उस अनाथ लड़की से जाने कैसे उसे प्यार हो गया, और प्यार भी इस तरीके की उससे शादी करने का निर्णय कर बैठा। हमने बहुत प्रतिशोध किया किंतु वह नहीं माना, और हमारी इच्छा के विरुद्ध 20 मार्च को तो होटल में शादी कर ली। शादी करने के 10 दिन बाद यानी कि 30 मार्च को वह उसे लेकर मसूरी चला गया, जहाँ फिर से लौट कर नहीं आया। शायद हमारी बहू भी उस दुर्घटना में बच जाने के बाद इसलिए घर वापस नहीं आई, क्योंकि उस उसने देखा था कि हम शादी के खिलाफ थे, परंतु वह पागल हमारे दिल की जज्बात क्या समझ सकती है। अच्छा दीवान साहब, आपको जो कष्ट हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर कहूँगा। कहते हुए सचिन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। ठीक है, दीवान साहब ने हाथ मिलाया। सचिन अभी जाने के लिए मुड़ा था कि एक का देर सी लेकिन स्वस्थ और खूबसूरत महिला उसके सामने आ गई। बेटे, मैंने और इनकी बातें सुन ली हैं। तुम उस दुर्घटना की जांच के लिए आए हो ना? तो जिसने हमारे बेटा हमसे छीन लिया, उस महिला ने कहा। जी, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा बेटा अब कोई मुझे वापस नहीं ला सकता, लेकिन क्या तुम मेरी बहू को भी मुझे वापस नहीं ला सकते? महिला की आवाज़ में दर्द था। इससे पहले कि सचिन कुछ कहता, महिला ने पुनः कहा, अगर तुम मेरी बहू को वापस ला दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे सकती हूँ, अपना सब कुछ। सचिन के दिमाग की अवस्था रेगिस्तान में भटकते प्यासे किसी हो चली थी। भरकस चेष्टाओं के बावजूद वह इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा था कि रेनू कैप्टन सतीश की पत्नी कैसे हो सकती है। अच्छा ये बताओ भाभी कि तुम्हारे इस घोंचू से पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? 15 मई को, ताज होटल में, ताज महल में। कमाल है, तुम्हें तो तारीख भी आज ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। कुछ पल और तारीखें ऐसी होती हैं जिन इंसान अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। रेनू ने भावावेश में कहा। सचिन हंसते हुए बोला, चलिए दलील स्वीकार। रेनू चुप रहे। सुंदर कहाँ गया? थाने गए। कब आएगा? कहकर तो यही गए थे कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आ जाएगा। तुम जरा एकदम फर्स्ट क्लास चाय पिलवाए, अभी लाए। उसके जाने के बाद सचिन कपड़े वगैरह बदलने में व्यस्त होगा। थोड़ी देर बाद रेनू चाय बना कर ले आई। चाय लेकर सचिन ने कहा, बैठो भाभी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ, जब तक आप वीडियो चलाकर कोई पिक्चर देख लीजिए। अरे भाभी, पिक्चर विक्चर का हमारा कोई मूड नहीं है, इस समय केवल तुमसे गप्पे लड़ाने का मूड है। सचिन चाय की चुस्कियां लेते हुए सोफे पर फैल गया। विवश होकर रेनू को बैठना पड़ा। हाँ, तो 15 मई को ताजमहल में आपकी मुलाकात किस तरह हुई? सचिन ने उत्सुकता से पूछा। रेनू ने पहले टालने की कोशिश की, परंतु
सचिन की जिद पर उसने बताना शुरू किया, मैं और मम्मी घूमने के लिए उस दिन देहरादून से आगरा आए थे। उसकी बातें बीच में कट कर सचिन बोला, आप देहरादून की रहने वाली हैं? हाँ। आपके मम्मी डैडी अभी वहीं रहते हैं? डैडी नहीं, मेरे बचपन में गुजर गए थे, मेरी मम्मी ने मुझे पाला पोसा था, अब वो वहीं रहती हैं। करती क्या? देहरादून के चर्च अस्पताल में मैट्रन है और चर्च के कंपाउंड में ही रहती है। उस दिन क्या हुआ जिस दिन आप घूमने आई थी? सचिन फिर उस विषय पर आते हुए बोला। रेनू ने सोचने की मुद्रा में आते हुए कहा, ताजमहल में किसी ने मम्मी के हाथ में उनका पर्स गायब कर दिया। उस पर्स से हमारे सारे पैसे थे। हम परेशान होकर ताजमहल के बाहर बनी पुलिस चौकी पर गए। वहाँ उस दिन इनकी ड्यूटी लगी थी। इनकी मीन्स इंस्पेक्टर सुंदर सिंह की, सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा। रेनू को भी हंसी आ गई। चलिए तोता मैंने का किस्सा आगे बढ़ाइए। इन्होंने हमारी परेशानी सुनकर पहले तो हमारे लाख मना करने के बावजूद ताजमहल के बाहर एक होटल में खाना खिलाया। उसके बाद हमें अपनी जीप में सारा आगरा घुमाया, यानी सरकारी माल का दुरुपयोग, सचिन बीच में ही बोला। परंतु इस बार रेनू को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराती हुई वो कहती चली गई। इसके बाद हमें रात को अपने घर ले गए, जहाँ नौकर से बनवाकर रात को फिर खाना खिलाया। अगले दिन सुबह हमारी बहुत जिद पर हमें देहरादून जाने वाली गाड़ी में टिकट देकर बैठाया। 16 मई को मैं और मम्मी वापस देहरादून अवश्य आ गए, परंतु हमारे दिल इनकी एक अमिट छाप छोड़ दी थी। आने के कई दिन बाद तक हमारा अपने घर में मन नहीं लगा। सचिन ने बीच में फिर टोका, हमारा नहीं, सिर्फ मेरा कहो। ऐसा ही समझ लीजिए, रेनू मुस्कुराती बोले। एक हफ्ते बाद ये देहरादून आए। संयोग से उस समय मम्मी घर पर नहीं थी। मैं तो अपने दिल की बात जाने कभी कभी बात ये नहीं, परंतु मम्मी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर इन्होंने मुझे अपने दिल की बात कह डाली। मेरी भी स्वीकृति देखकर उन्होंने मम्मी के आने के बाद एकदम सादे का प्रस्ताव रख दिया। इसमें हम दोनों की कोशिश देखकर मम्मी ने हाँ कर दी, जिसका एक बड़ा कारण ये भी था कि मम्मी को ये बहुत पसंद थे। इसके बाद 30 मई को आगरा में जाकर मम्मी ने बेहद साधारण तरीके से हम दोनों की शादी कर दी, क्योंकि मेरी मम्मी के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। अगले दिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी दावत दी। इसे कहते हैं चट मिले पट आग लगी। फायर ब्रिगेड बुलाऊं? दरवाजे के बाहर से सुंदर की आवाज़ आई। सचिन ने एकदम गुस्से के साथ कहा, फायर ब्रिगेड तो खुद ही लेकर चला आ रहा है। कच्चा खासा दिल में आग लगाने वाला तो मैंने किस्सा चल रहा था, अगर साले ने सैकड़ों गैलन पानी डाल दिया। अगर दोबारा से सुलग जाए तो मैं क्या चला जाऊं? आजकल वह आग कहाँ रखी है, एक बार बुझने के बाद फिर भी सुलग जाए। सचिन ने गुस्से में कहा, अगर तू मर कहाँ गया था? या थोड़ी देर के लिए थाने जाना था? आज एसपी साहब का विजिट था और साहब आए इतनी देर में, बस उसी चक्कर में। रेनू उसके हाथ में क्या पकड़ती हुई बोली, चाय ले आऊं? सुंदर सुंदर से पहले सचिन बोल पड़ा, भाभी इसके साथ मेरे लिए भी आधा कप। अब रेनू के लिए सुंदर के जवाब को कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। करीब 5 मिनट बाद चाय आया और तीनों ने एक चुस्कियां गूंजने लगी। एक एक सचिन को न जाने क्या सोचा, उसने रेनू से पूछा, भाभी तुमने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? देहरादून से। तुम्हारे पास उसकी डिग्री है तो सही, मगर जाने कहाँ पड़ी होगी? जरा ढूंढने की कोशिश तो करो, सचिन ने आग्रह किया, शायद मिल जाए। क्यों यकीन नहीं आता कि मैंने ग्रेजुएशन किया होगा? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, सचिन ने प्रतिरोध किया। आज मेरे सामने बीए की डिग्री आई थी, मुझे शक है कि वह जाली हो सकती है। मैं तुम्हारी डिग्री देखकर ये फर्क करना चाहता हूँ, असली नकल में क्या अंतर होता है। अभी तलाश करती हूँ, कहकर रेनू अंदर चली गई। उसके बाद सुंदर बोला, तू जिस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, कुछ सफलता हाथ लगी? कुछ सूत्र तो हाथ लगे, परंतु मुझे लगता है कि ये केस जितना नजर आ रहा है उससे कहीं अधिक खुल जाए, फिर तो तेरे दिमाग की नसें खुल जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं, मेरी हेल्प की कहीं ज़रूरत है, बता दूंगा। वैसे वहाँ आज मोटे तौर पर क्या नज़र आया? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता यार। सचिन गर्दन हिलाता हुआ बोले, बेटे हम तो बड़े से बड़े मर्डर केस भी अपने डंडे की मदद से चुटकियां हार कर देते हैं। तेरा वो डंडा यहाँ कामयाब नहीं हो सकता बच्चों। लो मिल गए। रेनू कमरे में दाखिल होते हुए बोले, हाथ में यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। उसे लेकर सचिन बहुत ध्यान से देखने लगा। उसमें रेनू का पूरा नाम रेनू मारिया लिखा था, पिता का नाम स्वर्गीय जॉन स्टीफन लिखा था। अब इधर उधर नजरें दौड़ाकर उसने बेमतलब कुछ खोजने की चेष्टा करने लगा। उसका एक काम हो गया था, इसलिए उसने डिग्री देखने की इच्छा जाहिर की थी। उसमें पिता वगैरह का नाम वही था जो जो भी सुंदर के आने से पहले रेनू ने अपनी बातों में बताया था। अब वह इस शक को पूरी तरह पुष्टि करना चाहता था कि दीवान साहब की पुत्रवधू रेनू भी हो सकती है। वह काफ़ी हद तक आश्वस्त हो चुका था। रेनू और कैप्टन सतीश की विधवा अलग अलग दो नारियां हैं, परंतु ये सोच रहा था कि कुछ षड्यंत्र है या मैजिक खूबसूरत संयोग की दोनों की सूरतें बिल्कुल एक जैसी हैं।
आज दीवान साहब के बंगले पर जाने के बाद वह लगातार इसी उलझन में था कि ये सब कैसे संभव, इसलिए उसने आने के बाद रेनू से सारा किस्सा बहुत ध्यानपूर्वक सुना था, कहीं उसमें कोई ऐसा पेच निकल आए जो उसकी गुत्थी सुलझा सके। परंतु मौजूदा सबूतों के आधार पर उसे ये मानने पर विवश होना पड़ा था कि वह खूबसूरत संयोगी है, लेकिन मन ही मन निश्चय कर चुका था कि समय निकालकर एक दिन रेनू की माँ के पास देहरादून अवश्य जाएगा। वो अपने ढंग से इस बात की पूरी तरह पुष्टि करेगा। उसी रात बेडरूम में सुंदर के सीने से चिपकी हुई रेनू कह रही थी, आपसे एक बात कहूँ, मुझसे कोई बात कहने के लिए इजाज़त मांगने जैसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। सुंदर उसकी पीठ पर हाथ चलाता हुआ बोला, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, पहले कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा माना। उसका चेहरा ऊपर उठाकर झील सी आंखों से सुंदर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपके दोस्त की नजरें अपनी तरफ अच्छी नहीं लगती। ये बात तुम केवल इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम सचिन को अच्छी तरह से नहीं जानती। वो बेचारा तो लड़कियों से कोसों दूर भागता है, कॉलेज के दिनों में भी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती थी, ये उनसे छिपा फिरता था। शायद खिलंदड़पन से तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। एक बार को पुरुष को तो नारी के हाव भाव से गलतफहमी हो सकती है, परंतु नारी को पुरुष की आंखों के भाव से कभी गलतफहमी नहीं हो सकती। वह अपनी तरफ उठने वाली गलत नजरों को एकदम ताड़ जाती है। तुम सचिन पर एक बहुत गंदा इल्जाम लगा रही हो रेनू, सुंदर ने नागवारी वाले अंदाज में कहा, मैं अपने दिल की बात आपसे नहीं छिपाना चाहती, इसलिए कह भी दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सुंदर रेनू की अपने बाहों से अलग करते होगा, रेनू तुम ये बात अपने दिमाग से पूरी तरह वॉश कर दो कि ज़्यादा अच्छा होगा। तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे सचिन की नेचर सही नहीं लगी, रेनू ने एक झटके में कहा। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जिसकी नेचर तुम्हें सही ना लगे वह सही ना हो। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। आज वह विश्वास कुछ टूटता सा नजर आ रहा। क्यों? सुंदर उसे घूरता बोला, तुम्हारे साथ सचिन ने कोई गलत हरकत की? गलत हरकत तो नहीं की, लेकिन क्या? मुझे अपने प्रति उसकी नज़रें सही नहीं लगती रेनू। सुंदर बेड पर से उठता हुआ कठोरता से बोला, सचिन मेरा वह दोस्त है जिस पर मैं अपने से ज़्यादा विश्वास कर सकता हूँ। इससे पहले कि रेनू आगे कुछ कहती तभी बराबर में रखे फ़ोन की घंटी गनगनाई। सुंदर ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो इंस्पेक्टर, सुंदर स्पीकिंग। मैं एसएसपी साहब के बंगले से कांस्टेबल राज सिंह बोल रहा हूँ साहब। दूसरी तरफ से रवाजे, आपको साहब ने तुरंत थाने में पहुँचने के लिए कहा है, वे भी वहीं पहुँच रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? आपके इलाके में कोई मर्डर हो गया साहब। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ, कहते हुए सुंदर ने रिसीवर रख दिया। उसके साथ ही वो सेफ खोलकर जल्दी जल्दी अपनी यूनिफॉर्म पहनने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप? रेनू उसके पास अवश्य से बोले। सुंदर ने अपने बेल्ट कसते हुए रूखे स्वर में अपने जाने का कारण बता दिया। रेनू कुछ नहीं बोले। सुंदर तैयार होकर जैसे बेडरूम के बाहर आया तो वह बुरी तरह चौंक पड़ा। सामने सचिन अपने कमरे से बाहर गंभीर मुद्रा में टहल रहा था। तो फिर सोया नहीं सचिन? सुंदर ने आश्चर्य से पूछा। सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यार न जाने क्यों नींद नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर ताजी हवा में टहला जाए। लेकिन इतनी रात के तू ड्रेस पहन कर कहाँ जा रहा है? क्या रात के राजाओं से अपना हिस्सा लेने जा रहा है? उसके लिए खुद जाने और ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, वह तो अपने आप आ जाता है। फिर कौन सी ड्यूटी देने जा रहा है? कोई मर्डर हो गया, उसे इस सिलसिले में एसएसपी साहब ने थाने में तलब किया है। चल यार, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। सचिन ने, तो परेशान क्यों होता है? परेशान तो मैं यहाँ हो रहा हूँ नींद न आने की वजह से, लेकिन जब उनकी इच्छा है तो आप क्यों आनाकानी कर रहे हैं? रेनू ने बाहर निकल कर कहा, आपके साथ थकने के बाद नींद भी अच्छी आएगी। सुंदर ने पलट कर रेनू की तरफ गुस्से से देखा। वह उसकी मंशा साफ समझ गया था कि उसके जाने के बाद रेनू अकेले सचिन से कुछ डर महसूस कर रही है। ले साले, सचिन चिल्लाते, मेरी सिफारिश कोर्ट्स से भी ऑर्डर हो गया। सुंदर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे रेनू का व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। कोठी के पोर्ट से निकलकर सुंदर की सरकारी जीप तेजी से दौड़ने लगे। ड्राइविंग सीट के बराबर में बैठा सचिन कुछ सोचने में मशगूल था। सुंदर उसी मुद्रा में सोचता हुआ बोला, किसी दुकान से एक सिगरेट लेकर दे। उसके विचित्र से आदेश पर सुंदर चौंका। तो सिगरेट पीता है? नहीं, सचिन ने कहा, कभी कभी कुछ वक्त पी लेता हूँ जब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन मैंने तो आज तक पहले कभी तुझे पीते हुए नहीं देखा, और ना इन दिनों तूने मेरे सामने कोई सिगरेट पी। सुंदर आश्चर्य से बोला। अपनी सोच में गुम सचिन हल्के से मुस्कुराए। इन 2 दिनों में अभी तक सोचने की जरूरत पड़ी ही नहीं थी, आज जब पड़ी तो कह दिया। सुंदर को इस वजह से आश्चर्य नहीं हुआ कि सचिन सिगरेट भी पीता है, बल्कि इसलिए चकित हो गया कि उसके सामने सिगरेट की बात पहली बार आई थी। एक पान सिगरेट वाली दुकान पर उसने जीप रोक दी। उसकी तरफ घूमता हुआ बोला, कौन सी सिगरेट लेगा? 4 स्क्वायर का पैकेट और एक माचिस देना।
जेब से पर्स निकालता हुआ सुंदर बोला। सचिन ने प्रतिरोध किया, पैकेट नहीं, सिर्फ एक सिगरेट। पैकेट ही ले ले यार, अभी तो तुझे एक केस में बहुत अधिक सोचना पड़ेगा। किस केस में? तेरे सामने 10-20 केस हैं क्या? सुंदर दुकानदार से लेकर पैकेट और माचिस उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। जिस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए तू आया हुआ है। सचिन ने चुपचाप पैकेट पकड़कर उसमें से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। जीप एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ गई। ज्यादा दूर चली भी नहीं थी कि सचिन बोला, सुंदर जीप तेज मत चला यार, मुझे थाने जल्दी पहुंचना है। अगर साहब मुझसे पहले पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। खुशामद भरे अंदाज में सुंदर ने कहा। बेफिक्र है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्या मतलब? सुंदर एक बार पूछा होगा, कहीं कोई मर्डर नहीं हुआ है और ना ही एसएसपी साहब ने तुझे थाने में तलब किया। सिगरेट के कश लेता सचिन अपनी सीट पर अधिक फैल गया था। मैं समझा नहीं। वह फोन अपने कमरे से मैंने ही किया था। सचिन ने रहस्य उद्घाटन पर सुंदर सुंदर उछल सा पड़ा। लेकिन क्यों? मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी थी जो मैं घर पर नहीं, भाभी के सामने नहीं कर सकता, इसलिए तेरे साथ बाहर आने की जरूरत पड़ी। सुंदर ने जीप सुंदर ने जीप की रफ्तार बहुत कम कर दी। अब वह रेंग सी रही थी। क्या बात करनी थी? वही सोच रहा हूँ कि बात कहाँ से शुरू की जाए। सचिन सिगरेट के जल्दी जल्दी कश लेने लगा। फिर उसका पीछा तभी छोड़ा जब वह जल्दी उस फिल्टर के नज़दीक आ गई। तब तक सुंदर शांत रहा। बात यह कि सुंदर की मुझे पूरा शक है कि कैप्टन सतीश की वह गोपनीय डायरी प्रताप सिंह दीवान के बंगले में ही होनी चाहिए। ये प्रताप सिंह दीवान कौन है? कैप्टन सतीश का बाप। बात बीच में से नहीं, एक सिरे से शुरू कर, वरना अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कैप्टन सतीश की वह गोपनीय डायरी दीवान के बंगले पर होनी चाहिए। शायद तू मुझसे बंगले के लिए सर्च वारंट चाहता है। हाँ, सचिन गंभीरता के साथ गर्दन हिलाता हुआ बोला। लेकिन वह नहीं जो तू समझ रहा है। वैसा तो मैं अभी तुम्हारे बड़े से बड़े अफसर के पास जाकर सिर्फ अपना परिचय देने और उद्देश्य बताने के बाद अगली क्षण ले आऊँगा। कैसा सर्च वारंट चाहिए तुझे? मैं कुछ दिन के लिए भाभी को उस घर की बहू बनाकर भेजना चाहता हूँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक झटके के साथ सुंदर ने जीभ रोक दी। शायद हो गया, तभी तो ऐसी पागलपन की बातें सोच रहा हूँ। ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? सुंदर कुछ तेजी से नजर आने लगा जब मैंने उस घर की बहू के रूम में भाभी का फोटो देखा, वहाँ सजा देखा। क्या क्या? सुंदर उछल पड़ा। ये क्या बकवास कर रहा था? बकवास नहीं, हकीकत है मेरे दोस्त। सचिन उसी तरह शांत रहा था। और मेरे साथ चलकर तुम भी इस हकीकत से रूबरू हो सकते हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसे तो कुदरत का अजीबोगरीब खेल ही कहा जा सकता है। एक शीशक सूरत की दो नारियां हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम भी उस चेहरे में और भाभी के चेहरे में कोई फर्क नहीं कर पाओगे। जब तक मैंने जब तक मैंने जब तक मैंने वहां से आने के बाद भाभी से उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछताछ की, तब तक मैं इसी उलझन में रहा कि कहीं मेरे यार को सेकंड हैंड माल तो नहीं मिल गया। भाभी से बात करने के बाद कहीं जाकर मैं संतुष्ट हुआ। ये तो तेरे सामने की बात है। जब मैंने उससे बी की डिग्री मांगी थी, मुझे किसी असली नकली डिग्री में अंतर नहीं करना था। मैं बस कंफर्म करना चाहता था क्या सचमुच भाभी की है। तो क्या क्या पाया तूने? सुंदर उत्सुकता पूर्वक बोला। भाभी और दीवान की बहू एक सी शक्ल सूरत वाली दो नारियां हैं। सचिन के इन शब्दों ने सुंदर को अत्यधिक राहत पहुंचाई। सुंदर, दीवान साहब को कैप्टन सतीश के मरने के बाद अपनी बहू को घर वापस चलाने की बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनकी गुमशुदा बहू उन्हें आज तक नहीं मिली। नहीं मिले तो ना मिले, इससे मुझे क्या? तेरे इस यार को तो है, भावुक सा होकर बोला सचिन। मैं हर कीमत पर ब्लू टॉर्च हासिल करना चाहता हूँ। वह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है सुंदर। अगर वह दुश्मनों के हाथ लग गई तो देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मैं काम नहीं कर सकता सचिन, और मैं क्या है, दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे घर की बहू बनाकर नहीं भेज सकता। सुंदर ने निर्णयात्मक स्वर में कहा। सुंदर का इस दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ एक दूसरे की नकल में लगा रहता तो शायद किसी ने नई चीज की कभी खोज न की होती। गांधी जी के भूख हड़ताल करने से पहले क्या दुनिया किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि किसी भूखा रहने पर इतने बड़े साम्राज्य के शासक भी कांप उठेंगे? क्या ईसा मसीह से पहले किसी ने सोचा होगा कि अपने धर्म के लिए कोई जिंदा सलीब पर लटक सकता है?
किसी नई बात के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी होती है मेरे दोस्त। मैं ना ऐसा महान हूँ और ना बनना चाहता हूँ सचिन। इन महान लोगों की किसी का और कोई नए पहल तुझे और नई पहल तुझे मुबारक। सोच ले सुंदर, तूने जो अपनी ज़िंदगी में अब तक भ्रष्ट तरीकों की दौलत कमाई है, ये मान कम करके उन सब पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं इससे पाप नहीं समझता, और अगर ये पाप है तो इस देश में उस शख्स का नाम बताओ जो किसी न किसी ढंग से पाप ना कर रहा हो। सुंदर ने उत्तेजित होकर कहा। सुंदर, अगर मैं तुझे अपनी कसम दूं तब भी। भावुक से भरे अधूरे वाक्य के बाद सचिन ने अपनी नजरें सुंदर के चेहरे पर ऐसे टिका दी जैसे याचना कर रहा हो। सुंदर के लिए उस इस अधूरे वाक्य का जवाब देना मुश्किल सा हो गया। कुछ देर बाद खामोशी के बाद सचिन पुनः बोला, तूने जवाब नहीं दिया सुंदर। तूने धर्म संकट में फंसा दिया यार। इस धर्म संकट से बाहर आ जा दोस्त, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ। सचिन, मान ले तेरे इस काम के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ, लेकिन इसके बाद भी रेनू किसी कीमत पर तैयार नहीं होगी। पहले तो तेरे को तैयार होने की बात थी। सचिन प्रसन्नता भरे अंदाज में उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, भाभी को तो हम दोनों मिलकर तैयार कर लेंगे अगले दिन सुबह। नाश्ते के समय सुंदर ने रेनू को विस्तार से यह सब कहानी सुनाई जो रात सचिन ने उसे सुनाई थी। इस बीच सचिन खामोश बैठा रहा, लेकिन उस समय स्थिति एकदम विस्फोटक हो गई जब सुंदर ने सचिन को योजना बताई जिसमें दीवान की विधवा बहू बनकर उसे वहां जाना था। पागल सी हो गई थी रेनू। चेहरा तमतमा उठा था, चमचमा उठा उसका, आंखें देख कर सुर्ख सुर्ख हो गई। एक जलजला, एक तूफान सा आ गया था उस कमरे में। वह खूंखार से होकर सुंदर से कह रही थी, आखिर आपने ऐसा सोचा भी तो क्यों सोचा? मैं पूछती हूँ, किस अधिकार से? अपनी पत्नी के लिए ऐसी नीच बात कोई जमीन से गिरा हुआ इंसान भी नहीं सोच सकता। फिर बताइए, आपने मुझे पुरुष के हाथ के नाचने वाली कठपुतली समझ कर सोचा, जो पैसों के बल पर खरीदी जाने वाली कोई देवदासी समझ कर? चुप हो जाओ रेनू, सुंदर चीखा। आप किस तरह चुप कह देने से मैं आज चुप नहीं हो रहूँगी। आपको बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों सोचा। रेनू बेफर कर बोली, मेरे प्यार और पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आज आपने किसी पेशेवर नौटंकी में काम करने वाली वेश्या की तरह मुझसे काम लेना चाहा। रेनू रेनू तो उससे समय मर गई जिस क्षण आपको ये ख्याल आया कि वह यह काम भी कर सकती है, रेनू ने कहा। रेनू तड़प कर कहा, साथ ही घुटनों में चेहरा छुपाकर वो फुट फुट कर रो पड़ी। सुंदर और सचिन की हालत अजीब सी हो गई। सुंदर की तरफ देखता हुआ सचिन खुद को एक अपराधी सा महसूस कर रहा था और रेनू की तरफ देखता हुआ सुंदर। रेनू की हालत देखकर दोनों सहमे हुए से नजर आ रहे थे। सुंदर में रेनू के नजदीक जाकर उसे चुप कराने तक का साहस न हुआ। रेनू, मैं मेरी बात तो सिर्फ इतना ही कह पाया वह। रेनू ने एक झटके में सांसों से सारा बोर हो चेहरा ऊपर ही उठाया। इसके बाद भी कोई बात रह गई है? उसने बड़ी मासूमियत से कहा। मेरे विचार से तो मेरे लिए आपकी ये आखिरी बात होनी चाहिए थी। भाभी, तुम हमारे बीच में मत बोलो। सचिन एक है गुर्रा उठा रेनू। आज हमारी ज़िंदगी में ये भयंकर तूफान आया है, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुमने हमारी हरी भरी खुशहाल ज़िंदगी में ऐसी आग लगाई जिसमें हमारा प्यार भी झुलसने लगा है। भाभी, ये तुम सच कह रही हो। मैं जिस क्षण में तुम्हारी परछाई हम दोनों पर पड़ी, हम प्यार के एक क्षण अपनी बात नहीं कर सके। हर क्षण तुम्हारी बात या कोई तनाव। रेनू उसके दिल में गुबार निकालती चली गई। क्या तुम अपनी गंदी सी योजना को प्रकट करने के लिए पहले यहाँ से जा नहीं सकते थे? भगवान के लिए चुप हो जाओ रेनू, सुंदर गुस्से में पूछी का। तो मुझे चाहे जो कह लो, तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ, लेकिन दूसरे व्यक्ति को तुम्हें कुछ कहने का कोई हक नहीं है। सचिन मेरा दोस्त है। खूब निभाई इन्होंने दोस्ती। सचिन को खा जाने वाली नज़रों से घूरती हुई रेनू बोली। इनकी गंदी नज़रें तो उसी समय में समझ गई थी जब एयरपोर्ट पर इन्होंने अपनी आंखों से मेरे साथ बदतमीजी की थी, परंतु ये सोचकर चुप थी क्योंकि मेरे पति से पहले बहुत तारीफ कर दी थी कि बहुत मजाकिया और हंसमुख है। भाभी, अपनी चप्पल निकाल कर मार दो, परंतु ऐसा गंदा इल्जाम लगाकर गाली मत दो। मैंने एयरपोर्ट पर वह हरकत सुंदर के सामने की थी, अकेले में नहीं। आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे गालियाँ नहीं आती, वरना तुम्हें बड़ी से बड़ी गाली देती। तुम एक सुहागिन नारी को उसके पति के रहते किसी गैर मर्द की विधवा बनाकर उस मरे हुए आदमी के घर वालों को धोखा देना चाहते हो। खूंखार शेरनी की तरह गुर्राई रेनू। अरे तुम आदमी हो या राक्षस? मेरी नज़रों में तो तुम राक्षस भी नहीं हो सकते। शायद वह भी एक बार को इतने घृणित बात नहीं सोच सकता। तुम तो कोई वैसी दरिंदे हो जो एक सुहागिन नारी को अपनी पिपासा में शांत करना चाहते हो। तभी एक फोन की घंटी घनघनाई। सुंदर ने झपट कर रिसीवर उठाया। हेलो इंस्पेक्टर। उसकी बात को बीच में काट कर वो कहा गया, सचिन सिंह को दो।
सचिन तुम्हारा फ़ोन, कहते हुए सुंदर ने रिसीवर के उसकी तरफ बढ़ा दिया। सचिन ने कान से लगाते हुए दूसरी तरफ से पहले भी सुना हुआ एक स्वर बोला, मिस्टर सचिन सिंह, हम बोल रहे हैं। हम कौन? आप अपने अपरिचित शुभ चिंतक को इतनी जल्दी भूल गए? बोलो। हमारे विचार से शायद इस समय स्थिति में हुजूर को ब्लू टाच का सौदा मंजूर होना चाहिए। वो क्यों? सचिन के कानों के नज़दीक हल्का सा ठहाका गूंजा। हुजूर हमारी परीक्षा लेने जा रहे हैं क्या? क्या मतलब? मतलब ये हुजूर कि आपके पास ब्लू टाच तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। एक इंस्पेक्टर सुंदर सिंह की बीवी को दीवान साहब की बहू माधुरी बनाकर उनके बंगले में पहुंचा दिया जाए, फिर उनके जरिए ब्लू टॉर्च हासिल की जाए। सचिन को चुप देखकर पुनः आवाज़ बोली, हमने गलत तो नहीं कहा हुजूर? आपकी योजना अक्षरशः यही थी ना? उसे बोलने का मौका दिए बगैर फिर कहा गया, और बंदा परवर को ये बात भी बता दें कि आपकी ये योजना उस समय बनी थी जिस समय आपने दीवान साहब के बंगले में कैप्टन सतीश को पत्नी का फोटो देखा, जो संयोग से इंस्पेक्टर सुंदर सिंह की पत्नी से हूबहू हमशक्ल थी। हमने एयरपोर्ट पर बात करते हुए गलत नहीं फरमाया था कि अगर आप हमसे ब्लू टाच का सौदा कर लें तो हम उसके हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि सुंदर सिंह की बीवी माधुरी की हमशक्ल है और ब्लू टाच हासिल करने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। लगातार बोलते रहने के बाद कुछ देर के लिए चुप्पी छाई। सचिन उसकी जानकारी से हाथ पर न जाने ये सोचकर उसने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जय नसीब, दूसरी तरफ से प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, हम तो आपके मुंह से ये बात सुनने के लिए बेचैन थे। टाइम और जगह बताओ। ठीक 10 बजे गांधी रोड पर पहुंच जाना और पैदल ही चलते रहना, हम आपको रिसीव कर लेंगे। ओके। सचिन ने कहने के साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया। फोन आने के बाद कमरे का तनाव कुछ कम हुआ था। जिस समय सचिन के लिए फोन आया था उस समय 9 बजे थे, लेकिन वह तुरंत ही तैयार होगा थोड़ी देर में आने के लिए कहकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद करीब 5 मिनट तक सुंदर और रेणु के बीच सन्नाटे का साम्राज्य रहा। बीच में रेणु को कोई संस्कारी उसे चुनौती देते हुए फूट पड़ती। आखिर दूरी को मिटाने की पहल सुंदर ने की। वह धीमे धीमे कदमों से चलते हुए रेणु के बिल्कुल नजदीक आकर बैठ गया। रेणु ने उसकी तरफ देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे माफ नहीं करोगी रेणु? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सुंदर बेहद प्यार भरे स्वर में बोला। कुछ नहीं बोली वह, परंतु विरोध भी नहीं किया। सुंदर ने उसकी तरफ झुकते हुए पुनः कहा, हमारे बीच शुरू हुई एक समझौता है, न कि गलती करने वाला दिल से अपनी गलती मान ले। इसके इसके साथ ही झगड़ा खत्म। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना पगली। आपने आज जो किया है उसने अब तक सारे समझौते तोड़ दिए हैं। रेणु ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाते हुए, आंसुओं से सराबोर चेहरे को देखकर सुंदर तड़प सा उठा। आंसुओं को पोंछने की चेष्टा में सुंदर ने उसके चेहरे पर हाथ बढ़ाया था। रेणु ने अपना चेहरा पीछे हटा लिया। जमाने भर का दर्द सिमटाया सुंदर के चेहरे पर। आंखों में कुछ गीली सी हो गई। वो भर्रा हुआ आवाज में बोला, रेणु, अपने इस गुनाह पर अपने आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत देर से सिर्फ ये सोच रहा था कि रेणु से गलती मानकर अपने इस गुनाह का बोझ उतार लूँ, लेकिन तुम ठीक ही कहा है। मेरे इस गुनाह ने हमारे बीच के पिछले तमाम समझौते तोड़ दिए, और जो समझौते तोड़ता हो उससे आगे भी समझौते नहीं किए जा सकते। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन रेणु, मेरी मौत तो इस गुनाह का प्रायश्चित कर सकती है ना। सुंदर के इस वाक्य ने जादू का काम किया। रेणु पलट कर लिपट गए, फुट फुट रोती बोली, भगवान के लिए चुप हो जाइए। ऐसी ही अशुभ बातें मुंह से मत निकालिए। रेणु, मेरी अच्छी रेणु। उसने अपनी बाहों में भरकर सुंदर भी रो पड़ा। एक दूसरे के बाहों में भरकर दोनों रोते रहे उस समय तक जब तक दोनों के दिल का गुबार बाहर नहीं आ गया। टैक्सी से उतरकर सचिन गांधी रोड पर मुश्किल से 50 कदम चला हुआ। सामने की तरफ से आता हुआ एक हरे रंग का जोंगा उसके बिल्कुल बराबर में आकर रोका। पिछला गेट खुलने के साथ आवाज आई, अंदर आ जाओ। सचिन तुरंत उसमें समा गया। गेट बंद होते ही जोंगा तेज गति से आगे बढ़ गया। सचिन ने देखा जोंगा के तमाम शीशों पर ऐसी काली फिल्म चढ़ी हुई थी जिससे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे की ड्राइविंग सीट पर उनके बीच पार्टीशन था। उसके ठीक सामने की सीट पर उसकी हम उम्र का सा युवक बैठा था। युवक के भारी भरकम चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखों पर काला चश्मा था। मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? सचिन ने युवक की तरफ देखते हुए कहा। आपका शुभ चिंतक, कहता हुआ युवक मुस्कुराया। सचिन इस आवाज़ को तुरंत पहचान गया, क्योंकि इस आवाज़ को पहले 2 बार फ़ोन पर सुन चुका था।
मैं आज अपने शुभचिंतक का सही नाम जानना चाहता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा? मुझे बातचीत करने में आसानी होगी और मैं खुलकर बात कर सकूँगा। मेरा हर परिचित मुझे भेड़िया के नाम से जानता है। आप यही जानकर मेरे परिचितों को शामिल हो सकते हैं। थैंक यू। मेंशन नोट। भेड़िया ने उस हाथ उठाया मानो आशीर्वाद दे रहा हो। आप ब्लू टॉर्च वाले केस के बारे में मेरी क्या मदद कर सकते हैं? सचिन तुरंत मतलब की बात पर आता हुआ बोला, पहले आपको स्पष्ट कर देना होगा कि आप उसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि मिस्टर सचिन, क्या आप ब्लू टॉर्च अपने विभाग के लिए हासिल करना चाहते हैं या उसे किसी विदेशी को बेचकर मोटी रकम कमाना चाहते हैं? सचिन तनिक चौंक कर बोला, आप मुझे किस विभाग से संबंधित समझ रहे हैं? क्या आप हमसे ये छिपाना चाहते हैं कि आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूस हैं? अचानक सचिन बहुत जोर से ठहाका लगाकर हंसा और लगातार हंसता चला गया। उसकी हंसी के बीच में भेड़िया बोला, हम आपकी इस हंसी का मतलब नहीं समझे मिस्टर सचिन। इस जन्म में तो समझ भी नहीं पाओगे। क्या मतलब? भेड़िया चौंका। मतलब ये मिस्टर भेड़िया, सचिन अपनी सीट पर लंबा फैलते हुए बोला, कि आप और आपका संगठन एकदम बकवास है। मिस्टर सचिन, एकाएक भेड़िया गुर्राया। शायद इस सच आपको कड़वा लगे। आप कहना क्या चाहते हैं? लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही जिस तरह आपने मुझे फ़ोन किया था और आपके पास जिस चीज़ की जानकारी थी, उससे लगा था कि आप किसी अच्छे संगठन के मालिक हैं। परंतु मुझे इस समय ये कहने में कोई हिचक नहीं कि आपसे मिलकर मुझे निराशा हुई। आपके संगठन की तो जो छवि आपने दिमाग बनाई थी, वह धूमिल हो गई है और आप मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट नज़र आ रहे हैं मिस्टर सचिन। इस तरह की बातें करके आप हमारे संगठन के विषय में जानना चाहते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस तरह जोश दिलाकर आप इस संगठन के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। जितना आप जान चुका हूँ उससे ज़्यादा मैं संगठन के विषय में जानना भी नहीं चाहता। सचिन अजीब से अंदाज में बोला, क्या जान चुके हैं? ये कि कोई टुच्चा मुच्चा अपराधी संगठन है जिसे किसी तरह अनजाने ब्लू टॉर्च के बारे में मालूम हो गया, वह अपनी औकात से अधिक महत्वाकांक्षी बन गया है। इस बार भेड़िया तनिक भी उत्तेजित नहीं हुआ, बल्कि रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, आप भेड़िया संगठन के विषय में ये बात किस आधार पर कह रहे हैं? आपकी जानकारी में आपकी जानकारी सुनकर हमारी कौन सी जानकारी गलत है? सचिन पूर्व मुस्कुराया, आप मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस का जासूस समझ रहे हैं ना? क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूस नहीं है? आश्चर्य से लबा लवा लब सर में भेड़िए ने कहा, तभी तो मैं आपके संगठन के को एकदम बकवास बकवास का। सचिन बोला, जिस तरह मैंने आपके दोस्त इंस्पेक्टर सुंदर को बेवकूफ़ बनाया कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का जासूस हूँ, इस वजह से आप भी बेवकूफ़ बने बैठे हैं कि मैं इंडियन आर्मी का आदमी हूँ। भेड़िया इस तरह उछला मानो अचानक सीट में स्प्रिंग निकल आया। उसे अपनी खोपड़ी अंतरिक्ष में तैरती महसूस हुई। ये अब क्या कह रहे हैं? आंखों में हैरत के लिए भाव भेड़िया बोला, जो आप सुन रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? भेड़िया की आंखों में अब भी हैरत के भाव थे। ये क्यों नहीं हो सकता? सचिन ने मुस्कुराते हुए बोला, मेरे जैसे दिमाग वाले व्यक्ति के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस का लेटर हेड जाली आइडेंटिटी कार्ड हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मैंने उसे लेटर हेड पर इंस्पेक्टर सुंदर को लेटर लिखकर अपने आने और अपने मिशन की सूचना दी, ताकि मैं बिना किसी शक के दायरे में उसके उसके घर रहकर अपना मिशन पूरा कर सकूं। चूंकि सुंदर मेरे बचपन का वफादार दोस्त है, इसलिए अपने मिशन के विषय में उसे सही सही बताने में मुझे कोई नुकसान नहीं था। लेकिन इस केस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूस की नियुक्ति तो हुई थी। हाँ, फिर वह कहाँ गया जहाँ उसे जाना चाहिए था? मतलब ये कि वो इंसानों की इस जीवित दुनिया से दूर जा चुका है। ये पूछना तो शायद बेवकूफ़ी भरी बात होगी कि ये शुभ कार्य आपने किया होगा। निस्संदेह तो उस जासूस के पास जो अपने विभाग का कैप्टन सतीश और ब्लू स्टार से संबंधित जानकारियों की फाइल होगी, तो वह निस्संदेह इस समय आपके कब्जे में होगी। अब आपकी समझदारी लौटने लगी है। हम आपका वास्तविक परिचय जानना चाहते हैं मिस्टर भेड़िया। आम खाने के लिए पेड़ गिरने की जरूरत नहीं होती। बेहद धूर्तता भरे अंदाज में सचिन बोला, फिर मैंने तो भी आपका वास्तविक परिचय जानने में उत्सुकता नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि फालतू बातों के लिए दिलचस्पी रखना मेरी आदत नहीं है। मेरे विषय में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैं इस काम के लिए पैसे पैसे ले लेता हूँ। ब्लू टॉर्च हासिल करने के लिए भी मेरा एकमात्र मकसद यही है। यही मेरा छोटा दाम है। जो ज़्यादा पैसे देगा ब्लू टॉर्च उसे सौंप दूंगा, जिसमें मेरे खरीदार भी आप भी हो सकते हैं। हमें आपकी स्पष्टवादिता पसंद आई। थैंक यू। सौदे की कीमत बोलो। 50 लाख रुपए। ड्राइवर, हमें लंच लेना है। गाड़ी होटल ओबराय ले चलो। भेड़िया ने पार्टीशन के सुराखों के पास मुंह ले जाकर कहा, बहुत अच्छा सर। इतनी देर में ड्राइवर की आवाज़ पहली बार सुनाई दी। आदेश के करीब 15 मिनट बाद जोंगा ओबराय के पार्किंग में था। ओबराय कॉन्टिनेंटल
में लंच के दौरान भेड़िया ने उससे इसके संबंधित कोई बात करने से ये कहकर मना कर दिया कि होटलों में मेज की कुर्सियों के भी कान होते हैं। सचिन को भेड़िया बहुत घाघ व्यक्ति लगा। लंच लेने के बाद एक बार पुनः जोंगा उस पर सवार हो गए। सड़क पर आने के बाद जोंगा गाड़ी तेजी से किसी अज्ञात दिशा में दौड़ने लगा। मिस्टर सचिन, अब आप हमसे खुलकर बात कर सकते हैं। सचिन कुछ सोचने में व्यस्त था। काफी देर तक न जाने क्या सोचता रहने के बाद सचिन बोला, आपके पास ब्लू टॉर्च को हासिल करने का कोई सशक्त योजना है? अगर हमारे पास कोई सशक्त योजना होती तो हम अपना 50 लाख नुकसान करके आपको अपने इस मिशन पर क्यों शामिल करते हैं? खुद ही उसे हासिल न कर सक लेते? बड़े सपाट स्वर में कहा। तो इसका मतलब ये हो कि योजना हमें मिलकर बनानी है। मिस्टर सचिन, तुम्हारी इस योजना में क्या बुराई है जो तुम इंस्पेक्टर की बीवी की दीवान की बहू बनाकर उसके बंगले में पहुंचाना चाहते हो? जब कुछ और नहीं सूझेगा तो वह योजना तो है ही, लेकिन मेरी नज़र में कमज़ोर योजना है। उससे हमें सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी। कैसे? उसमें सफलता का चांस है एक स्थिति में अगर वह ब्लू टॉर्च दीवान के कब्जे में आ गया, बंगले में कैप्टन सतीश ने कहीं छुपा कर रखी हो। इस योजना से तो हम केवल इतना ही फायदा हो सकता है, अगर ब्लू टॉर्च बंगले में नहीं भी है तो वो वहाँ से हमें उससे संबंधित कोई सूत हाथ लग सकता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। अन्यथा योजना में कोई दम नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ब्लू टॉर्च दीवान के बंगले में ही है। हमें अगर इस योजना पर अमल करना था मैं अगर इस योजना पर अमल मैं अगर इस योजना पर अमल कर रहा था तो सिर्फ ये सोचकर कि कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। अंधेरे में हाथ पैर मारने से अच्छा है कि एक हल्की सी किरण नजर आ रही है, उस तरफ बढ़ा जाए, शायद मंजिल का वहीं कोई रास्ता बने। फिर ब्लू टॉर्च कहाँ हो सकती है? सचिन ने भेड़िए की तरफ इस तरह देखा जैसे उसने कोई मूर्खतापूर्ण बात कह दी हो। बोला, इसका मतलब ये कि मिस्टर भेड़िया, अपनी गर्दन हिलाते हुए सचिन ने कहा, तुमने इस केस पर पूरी तरह ध्यान नहीं किया, अचानक ही केस में कूद गए हो। ऐसे ही समझ लो, लेकिन अब हम इस मिशन के पार्टनर हैं, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। भेड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सचिन को आपसे तुम पर आ जाने का बुरा नहीं माना था। इससे तुम कोई इनकार नहीं। जो एग्रीमेंट मेरे और तुम्हारे बीच हुआ है उसमें पीछे नहीं हट रहा हूँ, लेकिन इसमें इतनी तब्दीली अवश्य होगी कि अब सौदा 50 लाख का नहीं, ब्लू टॉर्च की कमाई का 50-50 होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इस मिशन की जानकारी न के बराबर, और 50-50 का पार्टनर भी केवल इसलिए बना रहा हूँ कि तुम्हें मेरे इस मिशन की जानकारी है, और मैं बेमतलब तुमसे दुश्मनी लेकर उड़ता तीर पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। चाहे कम मिले, लेकिन मैं शांति के साथ किसी मिशन पर काम करना पसंद करता हूँ। मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मुझे आपका 50-50 वाला सौदा मंजूर है। अब हमें काम की बात पर आ जाना चाहिए। बेशक, भेड़िया ने एकदम कहा। मैंने इस केस की फाइल पर जो बारीकी से अध्ययन किया है उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य कैप्टन सतीश की पत्नी माधुरी को ढूंढना होना चाहिए, क्योंकि ब्लू टॉर्च उसके पास होने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मुझे कैप्टन सतीश का कार एक्सीडेंट स्वाभाविक नहीं, एक षड्यंत्र मालूम पड़ता है। कैसे? कार में दो व्यक्तियों, सचिन ने गंभीरता से कहा, और उस कार का एक्सीडेंट हो, उसमें एक व्यक्ति की तो लाश मिले, दूसरे व्यक्ति लापता हो, ये बात सामान्य तौर से जस्ती है क्या? बात तो ठीक है। भेड़िया ने सचिन के आइडिया का समर्थन किया और अम्मा ने उसके दिमाग की सराहना की। मेरे दिमाग जो कहता है वो ये है कि कैप्टन सतीश के साथ माधुरी की जल्दबाजी में शादी और उसके तुरंत बाद हनीमून के लिए मसूरी जाना षड्यंत्र के तहत था। मसूरी जाते वक्त माधुरी सतीश से ब्लू टॉर्च हासिल करने में कामयाब हो गई होगी। उसके बाद षड्यंत्रकारियों ने सतीश की हत्या करके उसे कार सहित गहरी खाई में धक्का देकर दुर्घटना का रूप दे दिया। इसमें एक संभावना ये भी है कि माधुरी मुख्य षड्यंत्रकारी की एक कठपुतली मात्र हो, और बाद में ब्लू टॉर्च हासिल करके उन्होंने माधुरी को भी ठिकाने लगा दिया हो। भेड़िए की आंखों में चमक आई। बाद में तो तुम्हारी वजन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वजन का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। सचिन तनिक मायूसी से बोला, क्योंकि इस तरह पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बस रास्ता तो ले देकर ही बसता है, जिस पर हम शुरू से विचार कर रहे थे। सचिन चुप रहा। उसे खामोश देखकर भेड़िया पुनः बोला, क्योंकि इसमें एक संभावना और भी है। अगर बाय द वे माधुरी जिंदा भी है तो वह रेणु से माधुरी बनने पर चौंकेगी जरूर, और शायद वह रहस्य को जानने के लिए रेणु से संपर्क भी स्थापित करने की कोशिश कर सकती है,
दूसरी बात है कि अगर वो ज़िंदा नहीं है तो षड्यंत्रकारी हमारी इस हरकत से बौखला कर कुछ उल्टी-सीधी हरकत भी कर सकता है। कहीं हमने कोई नकली ब्लू टार्च तो हासिल नहीं कर ली। वो तो ठीक है, सचिन बोला, लेकिन इससे भी हमारे सामने एक ज़बरदस्त समस्या है। वह क्या? इंस्पेक्टर की बीवी इसके लिए तैयार नहीं हुई है। तैयार नहीं, बढ़िया सा, वो तैयार हो जाएगी। मैं नहीं समझता। सचिन ने अपना नज़रिया स्पष्ट किया। आपकी और हमारी सोच में बुनियादी अंतर यही है। विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव ढंग से आपकी योजना में शरीक हो जाए और हम नेगेटिव ढंग से भी किसी को वह अपनी योजना में काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। क्या मतलब है? इंस्पेक्टर को बीवी को अपने पति से बहुत प्यार करती है ना, हमारी सोचों से भी कहीं अधिक। उसके लिए वह अपनी जान तक दे सकती है। पति के लिए अपनी जान देना तो पति से बेहद प्यार करने वाली किसी भी नारी के लिए बहुत आसान है। परंतु किसी स्थिति में उसके पति की जान जा रही हो तब भी क्या वह उसे आसानी से जाने देगी? आसानी से क्या, मुश्किलों से भी नहीं जाने देगी, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। गुड, बढ़िया, प्रसन्नता भरे स्वर में बोला। हम ये समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा मिस्टर बेरी। मतलब ये मिस्टर सचिन कि अगर हम किसी केस में इंस्पेक्टर को ऐसा फांस लें कि उसकी जान पर नौबत बनाए, क्या फिर उस क्या फिर भी उसकी बीवी हमारे किसी बात का इनकार कर सकती है? परंतु ये कैसे हो सकता है? होने की बात छोड़िए, आप सिर्फ बताइए कि ऐसी स्थिति आने के पर भी हम क्या इनकार कर सकते हैं? नहीं, शायद नहीं, सचिन रेणु के विषय में सोचते हुए बोला, क्योंकि वो अपने पति से पागलपन की हद तक प्यार करती है। अपने पति के लिए उसका पागलपन ही तो हमारी और मदद करेगा। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से इंस्पेक्टर का खून का प्यासा है। साथ ही उसकी एक तमन्ना यह भी कि इंस्पेक्टर की बीवी की इज्जत लूटे। एक सचिन के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, जिसे छुपाने में भरकर चेष्टा करने लगा। हम समझ सकते हैं मिस्टर सचिन, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, बढ़िया बोला। उस इंस्पेक्टर की बीवी ने आपके दिल पर अपनी खूबसूरती का शिकंजा कुछ ज़्यादा ही कस लिया है। वह चीज़ ही ऐसी है, सचिन ने कहा। खैर, हम आपकी जानकारी बता दें, इंस्पेक्टर के रहते जग्गा इसकी इज्जत नहीं लूट सकेगा। जग्गा? उस व्यक्ति का नाम जग्गा है, वह अफीम की तस्करी किया करता था। इसी केस में इंस्पेक्टर सुंदर सिंह ने उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। अब बाद में उसकी बीवी दुश्मन ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। अपनी इज्जत लूटने के बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके लिए वह सारा जिम्मेदार इंस्पेक्टर को मानता है। अगर हम उससे छूट दे दें तो अगले क्षण वो इंस्पेक्टर की जान और उसकी बीवी की इज्जत लूटने पर तैयार हो जाएगा। कुछ कहकर भेड़िया ने कहा, जग्गा हमारी योजना का तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। वो कैसे? हम जग्गा को नकली गोली और रिवॉल्वर देकर उसे दिल की अपने दिल की निकालने की छूट दे दें तो वह सीधे इंस्पेक्टर सुंदर सिंह की कोठे पर पहुंच जाएगा। अपनी जान और बीवी की इज्जत पर बनी देखकर जग्गा इंस्पेक्टर के हाथों मारा जाएगा। इसमें जरूरी कि जग्गा ही मारा जाएगा? सचिन ने शंका जाहिर की। 101% बेड़िया मुस्कुराता हुआ बोला, क्योंकि जग्गे के पास रिवॉल्वर भी उसमें चलने वाली गोलियां भी नकली होंगी, जबकि सुंदर के पास जो रिवॉल्वर होगा वो असली और उसमें चलने वाली गोलियां भी जानलेवा। और वैसे भी शायद अभी तुमने इंस्पेक्टर सुंदर सिंह की ताकत और फुर्ती नहीं देखी है। बड़े से बड़ा शरारती बदमाश भी उसके नाम से घबराता है। और अगर सुंदर ने उसे मारने की बजाय गिरफ्तार कर लिया, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जग्गा को तुम नहीं जानते। सचिन अपने होठों से सोचने वाले मुद्रा को सिकुड़ता हुआ बोला, चलो सुंदर के हाथों जग्गा मारा गया, फिर आगे का काम तुम्हें करना क्या? उसकी पत्नी को ये बताकर कि अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो हत्या के आरोप में तुम उसके पति को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकते हो। और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये योजना कितनी सफलतापूर्वक अंजाम देते हो। वेरी गुड, सचिन ने प्रशंसनीय स्वर में कहा। मिस्टर सचिन, हमारी योजना में कहीं कोई कमी नहीं। आपके विचार से भी आप अपने पति के फांसी के तख्ते से बचाने के लिए इंस्पेक्टर की बीवी को हमारा काम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब तक मैंने उसे जितना जाना है उसके मुताबिक तो हो जाना चाहिए। बेड़ी ने एक स्थिति प्रकट की, और इंस्पेक्टर फांसी के तख्ते पर तो चढ़ने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अपनी बीवी को हमारे कहे मुताबिक करने की इजाज़त नहीं देता। आपकी बात एक संभावना की सीमा तक से तो सही है, परंतु प्रैक्टिकल में किसी तरह संभव नहीं। सचिन ने अपनी बात का विश्लेषण करते हुए कहा, कोई भी पत्नी अपने पति की इच्छा का उस स्थिति तक तो पूरा आदर करेगी जहाँ तक उससे कोई बड़े हित
पर आँच ना आ रही हो, परंतु हित भी अपने मांग के सिंदूर तक सिमट कर आ जाए, तो फिर वो उसकी इच्छा इजाज़त की परवाह नहीं करेगी, जिसके लिए वह अपनी मांग का सिंदूर भरा करती है। उसे बचाने के लिए वो सारे संसार से टकरा सकती है। बस हम इसी पॉइंट पर संतुष्ट होना चाहते थे मिस्टर सचिन। भेड़िया प्रसन्नता भरे स्वर में बोला, अब आप इस बार फिर इस योजना पर विचार कर लें, कोई कमी तो नहीं रहेगी। कुछ देर सोचते रहने के बाद सचिन बोला, नहीं, गुड, इस योजना पर काम कब करना है? मुझे ब्लू टॉर्च हासिल करने में बहुत जल्दी है। आज की रात ठीक रहेगी, मुझे कोई एतराज नहीं, सचिन ने कहा। इसके बाद काफ़ी देर तक भेड़िया सचिन को न जाने क्या समझाता रहा। जिस समय सुंदर अपनी कोठी पहुंचा तो अंदर घुसकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचिन ड्राइंग हॉल में बैठा चाय पी रहा था। तो तू आ गया? सचिन दौड़कर सुंदर उससे लिपट गया। क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? सचिन मुस्कुराया। नहीं नहीं यार, ये बात नहीं थी। सुंदर स्पष्टीकरण दिया। मैं ये समझ रहा था कि तू कहीं अपनी भाभी की गुस्से वाली बातों को बुरा न मान गया। पागल तो नहीं है तू? हर कोई अपनों का भी बुरा मानता है, और फिर मैं भाभी की भावनाओं को समझ सकता हूँ। उसमें गलती मेरी ही थी ना सचिन। मैं अपने पागलपन में ये भी नहीं सोचा कि मैं भाभी से क्या काम लेने की सोच रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि भाभी ने मुझे माफ़ कर दिया, वरना यहाँ तो लेने के देने पड़ जाते। कहाँ चला गया था? तो वो फ़ोन आया था ना, सचिन ने कहा, आर्मी हेडक्वार्टर का के एक अफसर का था। उसने इस केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी, वह देने गया था। खाना खाया? लंच मैंने उसके अफसर के साथ ही ले लिया था, करते हुए गुस्सा से प्रकट करता बोला। भाभी बता रही थी कि तूने लंच नहीं किया। बस यार, यूं ही भूख नहीं लगी, झूठ नहीं चलेगा। अब इस बात को छोड़ भी यार, सुंदर मुस्कुराता बोला। अब डबल खा लूंगा। उसी रात खिड़की से किसी के उतरने की आवाज़ सुनकर रेनू चौंक उठी। कौन है? जो बच्ची की। प्रत्युत्तर में किसी की आवाज़ नहीं आई, केवल एक सनसनाहट गूंजती रही कमरे में। क्या बात है रेनू? उसके चीखने पर सुंदर की भी आँख खुल गई। हमारे कमरे में कोई है, रेनू कांपती हुई आवाज़ में बोली। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। आंखें मलते हुए सुंदर ने बेड स्विच ऑन किया। बल्ब की रोशनी होते ही रेनू के मुंह से चीख निकल पड़ी। एक भयानक चेहरे वाला इंसान उनके सामने रिवॉल्वर लिए खड़ा था। जग का तुम? उसे देखकर सुंदर के मुंह से निकला। पहचान लिया मुझे, हरामजादे? भेड़िए जैसे गुर्राहट निकली जग्गा के मुंह से। यहाँ क्यों आए हो? जग्गा की भयानक आंखें ऊपर चढ़ी। कुत्ते, इतनी जल्दी भूल गया तुम? सुंदर का दिमाग सांस करके घूमने लगा। रेनू तो मारे डर के कांप रही थी। अब तू चाहता क्या जग्गा? तेरी मौत और उसके बाद तेरी इस खूबसूरत बीवी का जिस्म। जग्गा, उसकी बात पूरी होने से पहले सुंदर ने पूरी ताकत से चीखकर उसकी तरफ झपटा। ना इंस्पेक्टर, मेरे नज़दीक मत आना, वरना तुझसे पहले तेरी बीवी को गोली मार दूंगा। अपनी रिवॉल्वर का रुख रेनू की तरफ करता हुआ जग्गा बोला। वैसे इसमें थोड़ा सा नुकसान मुझे भी हो जाएगा कि मैं इस जालिम के खूबसूरत जिस्म का स्वाद न चख सकूंगा। सुंदर यहाँ जहाँ का तहाँ रुक गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जग्गा, सुंदर दांत पीसता हुआ बोला। कब? भयानक हंसी के साथ जग्गा बोला। मरने के बाद। रेनू का सारा जिस्म कांप रहा था। उधर सुंदर अपने आप को बहुत विवश सा महसूस कर रहा था, क्योंकि बेड पर बैठा हुआ था और जग्गा उसके ठीक सामने रेनू की तरफ रिवॉल्वर ताने खड़ा था। दोनों के पोजीशन में जमीन आसमान का अंतर था। सुंदर को डर था कि अगर इसने जगह की तरफ डाइव लगाई तो हड़बड़ाकर उसके रिवॉल्वर से गोली चलकर रेनू को लग सकती है। यही कारण था जिसकी वजह से वह अभी तक कुछ नहीं कर पाया था। उसके पास इतना भी मौका नहीं था कि तंगे के नीचे अपनी लोडेड रिवॉल्वर निकाल सके। जिस समय जग्गा का ध्यान जरा सी भी चूक, ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था वह। याद कर इंस्पेक्टर, मैंने तुझसे उसी दिन कहा था कि जग्गा से दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन तुझे उस पर समय अपने दरुगाई का भूत सवार था। तू मेरी उस चेतावनी को कोरी धमकी समझा और तूने मुझे 2 साल के लिए अंदर करवा दिया। तूने ये सोचा होगा कि अब 2 साल बाद मैं बाहर निकलूंगा तो मैं तुझे भूल चुका हूँ। मैं तुझे हर क्षण याद करता रहा कुत्ते। और जिस दिन मुझे जेल में मालूम हुआ कि किसी कुत्ते ने मेरी बीवी की इज्जत लूट ली, उसने आत्महत्या कर ली, उस दिन अपने दिल की डायरी में तेरी मौत के साथ साथ तेरी बीवी की इज्जत भी लूटने की बात लिख ली थी, हरामजादे। अचानक सुंदर उसके पीछे की तरफ देखकर बहुत जोर से चीखा। नहीं, इसको जान से नहीं मारना। बहुत पुरानी लेकिन सफल
चल दी थी सुंदर ने। पूरी तरह धोखा खा गया जग्गा। पीछे की तरफ जैसे ही पलटा हुआ अपने पीछे किसी को न पाकर जब तक वो समझ पाता कि सुंदर की चाल थी, तब तक सुंदर ने सिर की एक भरपूर टक्कर उसके चेहरे पर पड़ी। एक चीख के साथ वह सामने वाली दीवार से टकरा, रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई। सुंदर अब उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एक बार उस पर छलांग लगा दी, परंतु उसकी ये भूल साबित हुई। उसने अपनी तरफ छलांग लगाता देखकर जग्गा ने अपना स्थान छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप सुंदर दीवार से टकराया। तभी जग्गा ने अपनी मजबूत बाँह उसकी गर्दन में फंसा दी। सुंदर को लगा जैसे उसकी गर्दन किसी फौलादी शिकंजे में फंस गई। वह लाख कोशिश करने के बावजूद उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सका। उसका दम सा घुटने लगा, चेहरा लाल सुर्ख हो गया, आंखें फटने लगी। सुंदर को पहली बार जग्गा को जिस्मानी ताकत का एहसास हुआ। उसे लगा कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो जग्गा उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये विचार आते उसने अपने शरीर का संपूर्ण भार जग्गा के हाथों पर छोड़ दिया। छोड़कर अपनी ताकत के साथ टांगों को उछालकर उसकी गर्दन में कैंची फंसा दी। सुंदर इस अप्रत्याशित हरकत से जग्गा बौखलाया। एक क्षण के लिए उसकी पकड़ सुंदर की गर्दन पर हल्की पड़ी। अपने आप को आज़ाद करने का सुंदर के लिए पर्याप्त अवसर था। उसने पूरा फायदा उठाया। अब वह जग्गा के ठीक सामने खड़ा था। जग्गा के चंगुल से आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया था। नहीं बच पाया कुत्ते, क्या तो जग्गा उस पर भयंकर अंदाज में झपटा, पर सुंदर ने झुकाई देकर बचना चाहा, परंतु बचते बचते भी जग्गा की लंबी टांगे उसके पेट पर पड़े हुए बुरी तरह से बिलबिलाकर फर्श पर आ गिरा। आंखें बंद हो गई थी उसकी। उठ हरामजादा, जग्गा उसके चेहरे पर लाल जमा था। बोला, मुकाबला कर जग्गा का। लेकिन सुंदर नहीं उठ सका। बेहोश हो गया ना साला। सुंदर ने शरीर में ठोकर मारकर जग्गा ने कामुक नजरों से रेनू की तरफ देखा। बोल, अब तुझे बाद में देखूंगा बेटे, पहले जरा तेरी बीवी से निपट लूं। अपनी होठों पर जीभ फेरता हुआ जग्गा रेनू की तरफ बढ़ा। सहमे अंदाज में रेनू पीछे हटते हुए चीखी, नहीं, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता मेरी जान। कहता हुआ जग्गा रेनू पर झपटा। रेनू से बचने की कोशिश करते हुए एक बार फिर चीखी, पर तो कामुक दरिंदे ने इस बार उसको पकड़ ही लिया। उधर सुंदर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जग्गा की पीठ उसके सामने थी। तभी रेनू की चुस्की कानों में पड़ी। वह तेजी से नीचे रेंगता हुआ बेड के सराहने पर पहुंचा। तकिए के नीचे अपनी रिवॉल्वर निकालकर एकदम खड़ा हो गया। रेनू को छेड़ दे कुत्ते, सुंदर पूरी ताकत से चीखा। मौत तेरे सिर पर नाच रही है। रेनू को छोड़कर जग्गा पलटा। उसने देखा पीछे रिवॉल्वर लिए सुंदर खड़ा था। उसकी आंखों में खून सा तैर रहा था। अब मैं तुझे मारने में एक क्षण की भी देरी नहीं करूंगा, हरामजादे। कहने के साथ ही सुंदर ने ट्रिगर दबा दिया। धाएं धाएं एक साथ 3 गोलियां जग्गा के सीने में समा गई। ठीक से चीख भी नहीं सका वह, वहीं बेड पर ढेर हो गया। खट 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 दरवाजे पर होने वाले दस्तक ने दोनों के दिलों में बुरी तरह कपा दिया। सर्दी होने के बावजूद माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। सुंदर ने एक बार रिवॉल्वर को देखा और एक बार जग्गा की लाश को। रेनू को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल हलक से रास्ते बाहर आ जाना चाहता हो। जग्गा की लाश उससे मात्र चंद इंचों फासले पर पड़ी थी। लोगों की हत्याओं के किस्से उसने अनेक बार सुने पड़े थे, परंतु सचमुच हत्या होते उसने पहली बार देखी थी, वह भी अपने पति के हाथों। इस ख्याल मात से उसका दिल बैठा जा रहा था। खट खट कर उस दरवाजे एक बार फिर से दस्तक हुई। कौन? उसने डूबे से स्वर में पूछा। क्या बात हो गई सुंदर? सचिन की आवाज। सुंदर, दरवाजा खोल। सचिन ने आवाज सुनकर सुंदर की जान में जान आई। रेनू की तरफ देखकर बोला, आपका अपना सचिन है? रेनू ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा निचुड़े हुए कपड़े के मानंद नजर आ रहा था। सुंदर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उसके हाथ में रिवॉल्वर देकर सचिन चौंकर बोला, गोली तुमने चलाई थी? हाँ। सुंदर जगह की लाश की तरफ इशारा करते बोला, ये गुंडा मुझे मारकर रेनू को इज्जत लूटना चाहता है। तुमने इसको जान से मार दिया? और क्या करता? इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था, वरना ये अपना नापाक मकसद में कामयाब हो जाता। ये तूने अच्छा किया सुंदर। अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। अचानक सचिन का लहजा बदल गया। उसने जेब से रुमाल निकाल कर अपने हथेली में फैला लिया और लाओ, ये तेरा रिवॉल्वर मुझे दे दो। सचिन, ये क्या हो गया तुझे? एक उसका बदला हुआ रूप देखकर सचिन बुरी तरह चौंका। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुमने एक हत्या जरूर कर दी है। सचिन, देर मत करो सुंदर, रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम क्या करोगे इसका? सचिन दूरतापूर्वक मुस्कुराया। अगर तुम्हारी बीवी ने मेरी बात नहीं मानी तो ये काम हो जाने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा।
अगर तुम्हारी बीवी ने मेरी बात मान ली तो ये काम हो जाने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा, और अगर नहीं माने तो कुछ देर बाद ये रिवॉल्वर जग्गा की लाश एसएसपी साहब के सामने होगी। सचिन मजाक मत कर यार, मैं अचानक इस मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे इस वक्त तेरी मदद की ज़रूरत है। तो सुंदर गिड़गिड़ा, मैं भी तुझसे और तेरी बीवी से एक मदद मांगी थी सुंदर। सचिन गुर्राए, जिसमें तुम दोनों ने मिलकर मुझे जलील किया। भगवान ने बहुत जल्दी मुझे तुमसे बदला चुकाने का मौका दिया। अब तुम पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुके हो। देखता हूँ कैसे अब तुम दोनों मेरे किसी काम से मना कर सकते हो। सुंदर का चेहरा तमतमा उठा। साले गद्दार, दोस्ती की यही कीमत चुकाई है तूने। कुछ भी कहे लेकिन रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दे, और ना करूँ तो कोई विशेष नहीं। जेब से रिवॉल्वर निकालकर सचिन रेनू की कनपट्टी से सटाते हुए बोला, बेवजह तुम अपनी बीवी को मरवा डालोगे। मुझे मर जाने दीजिए, आप ये रिवॉल्वर लेकर यहाँ से भाग जाइए। रेनू जी की, कुछ भी कहो भाभी जान, तुम्हें मरने के लिए छोड़कर ये भाग नहीं सकता। सुंदर, तुमने जरूर से ज़्यादा प्यार करता है यार। रेनू की कनपट्टी से सटे रिवॉल्वर को देखकर सुंदर कसमसा कर रह गया। सुंदर, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई गलत फहमी हो कि तुम इस समय रेनू को मेरे चंगुल से बचा सकते हो, तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हारी गलतफहमी साबित होगी। और उस गलतफहमी में तुम्हारी बीवी की जान तो निश्चित ही जान। समझना, मिलिट्री में अपने दुश्मन के लिए माफ़ी का कोई खाना नहीं होता। सुंदर एकटक उसे देखता रहा। क्या सोचने लगे सुंदर? सोच रहा हूँ कि ऐसा काम तुम देश के हित में तो कर नहीं सकते। देश के हित में किस चिड़िया का नाम है मुझे नहीं मालूम। सचिन अजीब से अंदाज में बोला, मैं तो सिर्फ अपने हित के विषय में जानता हूँ, और इसी की मैंने तुमसे ही पाई है। क्यों, गलत तो नहीं कहा मैंने? सुंदर ने कुछ सोच कर बोला, तुम चाहते क्या हो? पहले अपने हाथ में पकड़ रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम क्या करोगे इसका, ये बाद में बताऊंगा। रेनू की तरफ देखते हुए सुंदर ने अपने रिवॉल्वर सचिन के रुमाल वाले हाथ पर रख दिया, और उस उसने बहुत सावधानी पूर्वक रुमाल में लपेट कर रिवॉल्वर अपनी जेब में रख दिया। अब रेनू को छोड़ दो। सचिन ने रेनू के कनपट्टी से रिवॉल्वर हटा दिया। रेनू तुरंत बेड पर बैठ गई। सुंदर ने राहत की सांस ली। देखो सुंदर, अब तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरी जेब में बंद है। अगर रेनू ने मेरी बात मान ली तो काम हो जाने के बाद तेरी मौत का वारंट मैं तुझे वापस कर दूंगा। साथ में ये भी सुन लो कि अगर इसने इनकार किया तो भारतीय दंड विधान की दफा 302 के तहत तुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का वादा मैं करता हूँ। नहीं नहीं रेनू जी की, डरो मत रेनू, मुझे जरा इस कुत्ते से बात कर लेने दो। दूरदर्श से भरी हंसी हंसा सचिन बोला, अपने दोस्त को गाली दे रहे हो? मुझे कुत्ता कहकर तुम्हें उस वफादार जानवर का अपमान किया है। गाली तो उसको लगी हुई है। बको मत सचिन गुर्राया। सच कड़वा लगा ना? मैं अब तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? मेरे बताए तरीके से तुम्हारी बीवी उनकी बहू बनकर दीवान साहब के बंगले में जाएगी और ब्लू टॉर्च हासिल करने में मेरी मदद करेगी। रेनू वहाँ हरगिज नहीं जाएगी कमीने। उसके बदले में तुम फांसी के तख्ते पर जाओगे। तुम मेरी उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर को लेकर ये समझ रहे हो ना कि तुम मुझे फांसी करा सकते हो, मगर ये भूल रहे हो कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और हर रोज न जाने कितने लोगों को ऐसे किस्सों में फंसाता हूँ और कितनों को साफ निकाल लाता हूँ। तुम जिन लोगों को ऐसे कामों में फंसाते हो बेचारे सीधे साधारण लोग होते हैं, जिन्हें कानून की ABCD मालूम नहीं होती, और तुम निकालते हो वे छोटे मोटे बदमाश होते हैं। सच है, अपनी बात जमाता हुआ बोला, लेकिन मेरे फंसाया हुआ आदमी मकड़ी की जाल में फंसे कीड़े के समान छटपटा तो सकता है, परंतु उसमें से निकल नहीं सकता। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा होशियार समझकर उसमें से निकलने की कोशिश करेगा तो उतना ही और अधिक फंसता चला जाएगा। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सुंदर की जगह को तुमने खुद नहीं मेरी प्लानिंग के अनुसार मारा है। क्या? सुंदर बुरी तरह चौंका। हाँ, जग्गू को मैंने तुम्हारे हाथों से मरवाने के लिए भेजा था। ये तुमसे बदला लेने के लिए पागलों की तरह घूम रहा था, परंतु उसको मौका नहीं मिल रहा था। मैं आज सारे दिन जो गायब रहा था ना, उस दौरान मैंने इसको ढूंढ कर अपनी प्लानिंग समझाई। इसके पास जो रिवॉल्वर थी वह भी नकली, और उसमें भरी गोलियां भी नकली थी, क्योंकि मुझे दोस्ती का हक अदा करते हुए इसने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने इसे मरवाना था। दोस्ती के नाम पर अपनी जुबान से मत ले कमीने। सुंदर दांत पीसते बोला, नहीं लूंगा यार। सचिन मुस्कुराते हुए कहा, बस जरा भाभी जान। सुंदर एक बार फिर चीखा, मैं तुमसे कह चूंगा रेनू ये काम नहीं करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि भाभी जान हमेशा के लिए विधवा नहीं होना चाहेंगी, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घड़ी देखता हुआ सचिन बोला, अब तो ठीक 2 मिनट बाद यहाँ एक फ़ोन आने वाला है, उसे सुनकर तुम खुद समझ सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ। एक मौत का सन्नाटा छा गया कमरे में। टिक टिक करती हुई
आगे खिसकती टिक टिक करती हुई सुई आगे खिसकती रही। रेनू के दिल की धड़कन हर क्षण तेज होती चली। 2 मिनट बाद जिस क्षण फोन की घंटी बजी, रेनू तो अपने स्थान से उछली पड़ी। सचिन मुस्कुराया, सुंदर की तरफ देखता हुआ बोला, फोन अटेंड करो सुंदर। सुंदर ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। कान से लगाने के साथ ही न जाने उधर से क्या कहा गया कि उसका चेहरा पीला पड़ता चला गया। जुबान से कुछ शब्द न निकला। माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। आंखें फैलती चली गईं। एकाएक उसने रिसीवर को इस तरह पटका जैसे उसमें अचानक कांटे निकल आए हों। व्यंग भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए सचिन ने पूछा, क्या हुआ सुंदर? मैं मानता हूँ तुमने मुझे अपनी जाल में पूरी तरह फंसा लिया है। सुंदर अपनी सांसों को संयत करता हुआ बोला, लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि फांसी के फंदे के बच के बचने के लिए मैं अपनी रेनू को तुम्हारी इच्छा अनुसार काम करवाऊंगा, तो ये तुम्हारी प्लानिंग का सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये फैसला करते वक्त तुम्हें अपने जीवन साथी से भी सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि सुंदर की वह तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका देख सकेगी या नहीं। अभी सुंदर कुछ कहने जा ही रहा था कि अचानक रेनू चीखी, नहीं देखा तुमने सुंदर? उसकी आंखों में झांकता हुआ सचिन बोला, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे इस एक तरफा फैसले से सहमत नहीं है। पागल मत बनो रेनू। 101 101